Hello, good morning to all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning everyone. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैम, गुड मॉर्निंग। आ रही है मैम। जी मैम, आ रही है। अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे ख्याल से ज्वाइन होना बाकी हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। कल थोड़ी संख्या ज्यादा थी, आज अभी कुछ कम है कल से। जी मैम, अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। ओके, तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि आज का टाइम 5:45 ही दिया था। तो 1 से 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर 1-2 लोग और भी ज्वाइन हो जाएं तो अच्छा है, कोर्स छूटेगा नहीं उन लोगों का। बड़ी महंगी चीज लाई ना सकता अपना माइक म्यूट। मंदिर जी ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पीएचडी कोर्स वर्क की ऑनलाइन की दूसरी क्लास है। अभी जब तक कुछ लोग जुड़ रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा कल जो पहली क्लास में हमने देखा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। कल हम लोगों ने जिस गायन शैली पर चर्चा की थी वह थी ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से इस गायन शैली का उद्भव हुआ और कतिपय विद्वान जो हैं वो अलग अलग अपने अपने मत रखते हैं और किस प्रकार से इस गायन शैली का उद्भव हुआ। बहुत से लोग प्रबंध से जोड़ते हैं, तो हम प्रबंध के स्वरूप को समझते हुए इस गायन शैली को हमने देखा कि कैसे इसका उद्भव हुआ है। ध्रुपद की शैलीगत विशेषताओं के ऊपर भी हमने चर्चा की। ध्रुपद में किस प्रकार आलाप का महत्व होता है और इनमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, वो अपने अंदर किन अर्थों को समाहित किए हुए हैं, इस पर हमने आपको बताया। ध्रुपद और विष्णुपद पर भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि ये दोनों किस प्रकार से भिन्न है। तत्पश्चात ध्रुपद की बानियां, जिन्हें की घराना या परंपरा, जो भी हम जिन नाम से भी कहना चाहें कह सकते हैं, पर ध्रुपद की बानियां अगर कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा कि ये कैसे इन बानियों का विकास हुआ और हर एक जो गीति थी, शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसुरा साधारणी, उन गीतियों के जो लक्षण थे उनसे समानता रखने के कारण ही इन बानियों का विकास गीतियों से माना जाता है। इसके बाद हमने एक एक परंपरा के बारे में चर्चा की, जो भी इनकी बानियां हैं, परंपराएं हैं, और देखा कि डागर घराने में भी किस प्रकार कंठ संस्कार और रुद्र वीणा सहगामी माने जाते हैं। विष्णुपुर घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, खंडार घराना, नौहार घराना, इन पर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की और अन्य कई प्रकार की जो भी परंपराएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे उनके बैठने का स्टाइल है, कैसे उनके गाने का स्टाइल है, इस पर हम लोगों ने कल एक बार चर्चा की है। आज का जो विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो है शास्त्रीय संगीत की बहुत ही लोकप्रिय गायन शैली ख्याल। ख्याल आप सभी ख्याल से परिचित हैं, तो सबसे पहले हम ख्याल का शाब्दिक अर्थ समझ लें कि ख्याल का अर्थ होता है कल्पना, और कुछ अर्थों में लिया जाए, कुछ शब्द और अगर जोड़े जाएं इसमें, तो कल्पना के साथ साथ कह सकते हैं कि विचार करना, एकाग्रता, अनुमान लगाना, स्मृति, ये सब
शब्दों के अर्थ हमें ख्याल की तरफ ही इशारा करते हैं। ख्याल जो है वह मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, कहीं कहीं अरबी भाषा का भी इसे माना गया है, पर ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसका कि जो कि संस्कृत के ध्यान शब्द का पर्याय है। हमारा जो संस्कृत, क्योंकि ये हमारी भाषा है, तो इसमें एक शब्द मिलता है हमें ध्यान, ये उसका पर्याय माना जाता है। मतंग के समय से चली आ रही राग ध्यान की जो परंपरा है, उससे ऐसा माना जाता है कि ये उससे प्रभावित हुआ होगा और वही राग ध्यान की परंपरा धीरे धीरे विकसित होते हुए ख्याल के रूप में आ गई। राग ध्यान, पहले राग ध्यान ही गाए जाते थे। अगर आपने एमए में आपके यहाँ एस्थेटिक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसके लिए एक बुक प्रेफर की जाती थी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर थे, नेहरंग जिनका उपनाम था, सरस संगीत, उसमें राग ध्यान के बारे में बड़े अच्छे से समझाया है और एक एक राग का चित्र भी, कुछ रागों के चित्र भी उन्होंने उसमें ऐड किए हैं। आप उनको देख के समझ सकते हैं कि राग ध्यान किस प्रकार से पहले गाया जाता था। अब ख्याल का ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम चलते हैं ख्याल के उत्पत्ति के संबंध में, कि ख्याल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका उद्भव हुआ और कैसे ये धीरे धीरे विकास करते हुए आज इसका जो परिमार्जित रूप आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, वो पहले कैसा था, क्या इनमें थोड़ा बदलाव हुआ है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सारे विद्वानों ने अपने अनेक अनेक मत दिए हैं। बहुत सारे मत हैं, तो हर मतों को तो यहाँ सामने रखना संभव नहीं है, पर उनमें से जिनके मत एक समान है और जिनके मत अलग अलग हैं, उनको मैंने थोड़ा सा छांट के आपकी नोट्स में भी डाला है, आपको जब वो मिलेगी, और अभी भी मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कई सारे विद्वानों ने, जैसे विनय चंद्र मौदगल जी, ठाकुर जयदेव सिंह और इत्यादि इत्यादि विभिन्न भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे साधारणी गीति से उत्पन्न बताया है। मैं एक यहाँ पे परिभाषा पढ़ती हूँ। एक ख्याल का विकास, एक लेख है ठाकुर जयदेव सिंह जी का, ख्याल अंक में निकला था, कि ख्याल गायन जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय है। हिंदुस्तानी संगीत के कलाकारों को ध्यान में रखते हुए इनकी बंदिशों को देखा जाए तो मालूम होगा कि इनका विकास भिन्न शैली पर विशेष जोर देते हुए साधारणी गीति पर आधारित है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि हमने कल गीति पर चर्चा की थी, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। उसमें से जो भिन्ना गीति थी, उसके अगर लक्षण अगर आपको याद होंगे तो मंद्र, और मंद्र गीत में स्वरों का प्रयोग होता था। इसमें, इस गीति में सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, द्रुत लय में खंडों में विभाजित करने का जो एक परंपरा थी, मध्य और तार सप्तक में, ये सारे जो विशेषताएं थी ये भिन्ना गौड़ी में थी। और हम वही विशेषता जो है कि आज अपने ख्याल में देखते हैं। आखिरी जो एक गीति थी साधारणी गीति के लिए जो बार बार कहा जा रहा है, तो साधारणी गीति में चारों गीतियों का मिश्रण था। मतलब कैसे स्वरों का लगाव होता है, छोटे छोटे खटका मुर्की होते हैं, उनसे सजाया जाता है, किस किस सप्तक में तानों का प्रयोग किया जाता है, स्वरों को लगाया जाता है, तो ये सारी ही चीजें हमें हमारे ख्याल में भी देखने को मिलती है। इसलिए हम इस मत को स्वीकार कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ख्याल पर साधारणी गीति का प्रभाव जरूर है। दूसरा मत जो हमें मिलता है, उसके हिसाब से रूपका लाप्ति से उद्भव हुआ इसको मानते हैं ख्याल को, कि ये वहां से इसका थोड़ा सा कुछ उद्भव हुआ होगा। रूपका लाप्ति के बारे में भी हमने कल पढ़ा था ध्रुपद पढ़ते वक्त, कि आलाप जो होता है, तो रागालाप, रूपकालाप और आलाप्ति गान। रागालाप बंदिश से पहले की जो आलाप होते हैं उन्हें रागालाप कहते थे, और रूपकालाप रूपक और राग को थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता था, और उसके बाद भी उसमें बंदिशों के जो विदारी होती थी, मतलब खंड होते थे, उनको अलग अलग किस प्रकार से गाया जाता था, और एक खंड के बाद एक आलाप, फिर उसकी बढ़त होती थी, फिर दूसरा खंड, फिर उसकी बढ़त होती थी आलाप में। ये कार्य जो होता था वो रूपका आलाप में होता था। तो रूपका आलाप्ति से भी ये प्रभावित हुई, क्योंकि आज हम जो ख्याल का स्वरूप देखते हैं उसमें हम ये पाते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा आलाप गाया, हमने राग का थोड़ा सा स्वर विस्तार किया, फिर हम बड़े ख्याल की बंदिश गाते हैं। बड़े ख्याल की बंदिश को गाने के बाद हम तुरंत अंतरे पर नहीं पहुंचते,
हम उस ख्याल का, उस बंदिश की बढ़त करते हैं आलाप के रूप में। मतलब पहला आलाप हम नी से उठाते हैं, दूसरा आलाप गंधार से होता है, तीसरा आलाप, तो ये खंड खंड करके जो भी हम पढ़ रहे थे रूपका आलापती में, वो चीज सेम हमें अपने ख्याल में दिखाई देती है कि पहले स्थाई गाओ, फिर स्थाई का आलाप, फिर अंतरा गाओ, फिर अंतरे का आलाप, फिर थोड़ी सी उसमें बोल तान या बोल आलाप थोड़ा सा बढ़त करके, और फिर बहलावा, और फिर उसके बाद उसकी ताने आती हैं थोड़ी सी लय को बढ़ा के। तो इस तरह ये मान सकते हैं कि रूपका आलापती भी का भी इस पर प्रभाव होगा। आचार्य बृहस्पति जी ने भी इसे साधारणी गीति का ही माना है। और इसके बाद जो हमें एक मत मिलता है, आप सभी पढ़े पढ़े होंगे और मिलता भी आता है कि अमीर खुसरो इसके आविष्कारक रहे। पर ऐसा नहीं है कि हम प्राय जितनी भी पुस्तकें पढ़ते हैं हम लोग उसमें देखते हैं कि अमीर खुसरो को ख्याल, कौल, कव्वाली, निगार, बसीत, तराना, सोहेला ऐसी मध्यकालीन कई गायन शैलियां थी। मैंने आखिरी में जो नाम लिया है निगार, बसीत और सोहेला, ये भी मध्यकाल की एक गायन शैली थी जो अब प्रचलित हो गई है, अब अप्रचलित हो गई है। तो अब वो नहीं गाई जाती, लेकिन इन सभी गायन शैलियों के आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है, ऐसा कई किताबों में हमें मिलता है। पर क्या ये सही है? इसका कोई तर्क हमें मिलता है? ये बात क्या सच में तर्क संगत है या इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं। हम सभी गायन शैलियों को उन्हीं के द्वारा इजाद किया गया है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये इस बात को मैं जरूर मानती हूँ कि नवीनता लाने का श्रेय, उसके प्रचार प्रसार का श्रेय जरूर उन्हें जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि ख्याल के साथ साथ जो अन्य गायन शैलियां भी जुड़ी जिसके लिए इनको उसका आविष्कारक माना जाता है, उनमें तराना के लिए भी बहुत बार कहा गया है कि तराना के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। मैंने कल भी बताया था कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो बेसिकली तो तराना, चतुरंग और त्रिवट पे था, पर उसके पहले ऐसा नहीं होता कि आप बीचों बीच किसी गायन शैली को पकड़ लेते हैं, उसके पहले की भी गायन शैलियों पे आपको ध्यान देना होता है। तो ध्रुपद, धमार और ख्याल, इन पर भी मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। तो जब अमीर खुसरो की बात आई, तराने की बात आई, तो पहले ये सोचा गया कि क्यों ना सबसे पहले अमीर खुसरो पे ही रिसर्च किया जाए। तो मेरा काफी टाइम तो उन्हीं पर रिसर्च करने में गया, और उसके रिसर्च के दौरान आप यकीन मानिए जितनी भी किताबें मेरे समक्ष आई, उनमें से कुछ किताबें जो थोड़ी फेमस हैं, आप शायद कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। भारतीय संगीत और अमीर खुसरो, प्रोफेसर राजीव वर्मा जी की। मोहम्मद मलिक की एक किताब है अमीर खुसरो, जिसमें उनके बहुत सारे पद हैं। खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार, ये है सुलोचना यजुर्वेदी जी की किताब। अब ये पुस्तक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, चूंकि ये राजकमल प्रकाशन की किताब थी और ये बंद हो गई। मुसलमान और भारतीय संगीत, ऐसी कई किताबें हैं जिनको पढ़ने से कई तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि अमीर खुसरो का ये ओरिजिनल नाम नहीं था, उनका असली नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन। खुसरो इनको उपनाम मिला था, इनका उपनाम था खुसरो, और अमीर जो शब्द है वो जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। ठीक, दूसरी चीज की जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें खुसरोए शौरा के नाम से एक उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ होता है कवि सम्राट। क्योंकि इनके इतनी सारी रचनाएं थी, ये वाकई में बहुत चीजों के धनी थे और भंडार था इनके पास, पर आविष्कारक नहीं कह सकते। ईरानियों के एक प्रसिद्ध कवि थे हाफिज शिराजी, उन्होंने अमीर खुसरो को तूतिए हिंद की भी उपाधि प्रदान की थी, भारत की गाने वाली चिड़िया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे देश का नहीं है, उनकी माता जरूर हिंदू थी पर उनके पिताजी मुस्लिम थे, तो उसके बावजूद उन्हें इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया, मतलब जरूर कुछ ऐसी बात थी। पर ये आविष्कारक नहीं थे। इन बात को नकारने वाली जो पुस्तक है उसमें है भारतीय संगीत और आचार्य बृहस्पति, एक पुस्तक है डॉक्टर जतेंद्र सिंह खन्ना की, उसमें ये साफ साफ 118वें पृष्ठ पर लिखा है कि ये सारी ही बातें सरासर वजही हैं। वजही मीन्स गलत होता है, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो हम इस बात को नहीं मान सकते कि ख्याल की उत्पत्ति इन्होंने की होगी।
ठीक है, बहुत सारी किताबें मिली हैं और एक पुस्तक और भी थी, हजरत अमीर खुसरो और इल्मे मुसीकी और मकालात। इसमें ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो से पहले भी राग गाया जाता था, क्योंकि अमीर खुसरो का टाइम जो था वो 13वीं शताब्दी था, 1253 3 मार्च को इनका जन्म हुआ था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस पुस्तक में कि बहुत सारी बातों को इन्होंने गलत बताया है। हम जो चीज पढ़ते चले आ रहे होते हैं उन्हीं चीज को बताते जाते हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी, पर कभी कभी ये सोचने वाली बात है, अगर हमने भी शायद इतना पढ़ा ना होता तो आपके समक्ष यही रखते कि एक तथ्य ऐसा भी मिलता है। कई लोगों ने माना, पर ये उतना सत्य नहीं है, बस सिर्फ नवीनता लाने का और प्रचारक और प्रसारक रहे। इसके बाद जो हमें अगला तथ्य मिलता है वो है ख्याल और सुल्तान हुसैन शर्की। सुल्तान हुसैन शर्की का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनके लिए जरूर कहा जाता है कि ये ख्याल के आविष्कारक थे। इनका जो राज्यकाल था वो 1457 से लेकर 1499 तक था। इनके अनुसार विलंबित ख्याल की खोज सुल्तान हुसैन शर्की ने की थी, और जो द्रुत ख्याल है उस पर थोड़ा सा कव्वाली का प्रभाव है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। ठीक, ये भी बात सही है। और फिर इसके बाद कुछ चीज मानी जाती है कि जो मोहम्मद शाह रंगीले थे ख्याल का, अब कुछ लोगों की का ये मानना है कि सदा रंग और अदा रंग ने इस ख्याल की उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति नहीं की, हाँ इसमें थोड़ा सा जो भी मॉडिफिकेशन हुआ, जो बंदिशें हमें अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं में मिलती हैं, वो जरूर हम इनको कह सकते हैं कि उसमें इनका अमूल्य योगदान था सदा रंग और अदा रंग जी के लिए, ये बात हम कह सकते हैं। अब सदा रंग अदा रंग जी पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो ये बहुत उच्च कोटि के वाग्यकार थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे ये, और इनका परिचय वहीं पर हमें मिलता है। नियामत खां या नेमत खां, इनका ये मूल नाम यही था। सदा रंग इनको उपनाम दिया गया था। उपनाम को छदम कहते हैं, कभी कभी किताबों में आपको मिलेगा कि सदा रंग इनका छदम था। छदम मीन्स उपनाम था। तो ये जो नियामत खां साहब थे ये उच्च कोटि के बीटकार, वाग्यकार, ध्रुपदकार इत्यादि थे, और ये तानसेन के वंशज थे। इन्होंने धीमी लय में ख्याल को प्रस्तुत किया, और 18वीं सदी के लगभग इन्होंने ख्याल का बहुत प्रचार प्रसार करके ख्याल को आज जहां पर भी ख्याल है वो अपने उत्कर्ष पर इसे पहुंचाया। दूसरा नाम आता है अदारंग। अदारंग का जो मूल नाम था वो था फिरोज खां। अदारंग का वास्तविक नाम फिरोज खां था, और ये सदारंग के जो भाई थे खुसरो खां, उनके ये पुत्र थे। कई लोग, मैंने देखा है बच्चों को, वो ये समझते हैं कि सदारंग और अदारंग भाई थे, पर ये नहीं। सदारंग और अदारंग चाचा भतीजे थे और गुरु शिष्य थे और दामाद भी थे। अदारंग जी सदारंग के दामाद थे, ऐसा मतलब ऐसा लिखा हुआ मिलता है, भाई नहीं थे। और फिरोज खां का उपनाम था अदारंग और नियामत खां का उपनाम था सदारंग। तो इन लोगों ने अपनी बंदिशों को विभिन्न भाषाओं में निबद्ध किया, जैसे कि मिश्रित भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी, फारसी, पंजाबी और भी कई सारी, भोजपुरी, कई सारी भाषाओं में हमें बंदिशें देखने को मिलती हैं। एक ही राग में विभिन्न रसों की बंदिशें और विविध विषयों के आधार पर उनकी बंदिशों की रचना हुई, जैसे भक्ति परक रचना, आश्रयदाताओं से संबंधित रचना, होरी तथा अन्य उत्सव संबंधी ऋतु वर्णन, जितनी भी बातें हैं, जितने भी और विषय वस्तु हैं, संगीत संबंधित नायिका, नायक और विरह और संयोग, ये सारे विषय वस्तुओं को लेकर के उन्होंने एक असीमित भंडार कह सकते हैं कि इस तरीके की विषय वर्णन वस्तुओं से भर करके बंदिशों को इजाद किया। तो जाहिर सी बात है कि ध्रुपद के बाद ये ख्याल आया, और ध्रुपद खुद ही अपने इतने कठोर बंधनों में बंधा हुआ था कि उससे ज्यादा ये लोकप्रिय हो गई, क्योंकि इसकी भाषा भी सरल थी। इसमें बंधन तो थे, पर ध्रुपद की तरह इतने सारे बंधन नहीं थे। और इसके साथ साथ इनके जो खटका मुर्की और विभिन्न अलंकरणों से जो सजावट की जाती थी ख्याल को प्रस्तुत करने के लिए, उन सबकी छूट होती थी। तो ये धीरे धीरे जन साधारण में बहुत ही लोकप्रिय होता गया। सदारंग अदारंग जी के लिए एक कथन और भी मिलता है, लालमणि मिश्र जी का वो कथन है कि इन्होंने
अपने दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में 2 लोगों को शिक्षा दी थी। उनका नाम था चांद खां और सूरज खां। जो सूरज खां साहब थे उनको इन्होंने दिन के रागों को सिखाया, और जो चांद खां साहब थे उन्होंने उनको रात के रागों को सिखाया, और उसके बाद ही मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में उन रागों की प्रस्तुति होती थी। तो ऐसे बहुत सारे कथन, बहुत सारी किंवदंतियां मिलती हैं हमें। अब इनके उद्भव उत्पत्ति के संबंध में यही 3-4 मत हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। पहला कि ख्याल पर साधारणी गीति का प्रभाव है, रूपका लाप्ति का अनुसरण करके ही ख्याल जो है वो डेवलप हुआ, और सुल्तान हुसैन शर्की जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सदारंग अदारंग जी ने भी इसमें अपना अमूल्य योगदान देकर के इसे जनसाधारण में इतना प्रचलित किया। अब हम चलते हैं ख्याल के स्वरूप की तरफ। आप सभी गायन के होंगे, या अगर कुछ उसमें से इंस्ट्रूमेंट के हो, वादन के, तो भी आपको पता होगा कि ख्याल जो एक है उसमें 2 प्रकार होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। विलंबित ख्याल जो होता है वह विलंबित लय में गाया जाता है। उसके लिए विलंबित एक ताल या तिलवाड़ा ताल या झुमरा या आड़ा चार ताल का प्रयोग होता है। और द्रुत ख्याल जो होता है वो प्रायः थोड़ी लय बढ़ा के किया जाता है। द्रुत ख्याल को छोटा ख्याल भी कहते हैं। एक ताल में, 3 ताल में, तीव्रा, रूपक, झप ताल, इनमें हमें बंदिशें देखने को मिलती हैं। जब हम बड़ा ख्याल गाते हैं तो उसके पश्चात हम एक एक स्वर लेकर के, हम लोग जब सीखते थे तो हमारी जो गुरु थी वो किराना घराने से थी, तो एक ही आलाप को एक ही स्वर से नहीं गाती थी। मतलब अगर हमको स्थाई में आलाप करना है तो पहला आलाप नी से प्रारंभ होता था और ग छू के आना होता था। दूसरे आलाप को ग से छू करके हम मध्यम या पंचम तक छूते थे। तीसरे आलाप में फिर प से उठाते थे और धैवत निषाद तक जाते थे, और चौथे आलाप में हम जाके सा पर छोड़ते थे और वहां से हम अंतरे का मुखड़ा उठाते थे। यही जो भिन्न भिन्न विदारी की प्रक्रिया है ये रूपका लाप्ति में होती है, और इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये रूपका लाप्ति से प्रभावित हुआ है ये गायन शैली ख्याल। तो इस प्रकार इसका स्वरूप होता है, आप सभी इससे परिचित होंगे। बाद में जब अंतरे का भी आलाप कर लिया जाता है तो उसके बाद हम थोड़ा बोल आलाप या बोल तान या पहलावे की तान, इस प्रकार धीरे धीरे लय बढ़ा के विलंबित लय को समाप्त करते हैं, और मध्य लय से हम छोटे ख्याल की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे उसमें भी लय बढ़ती है, यही प्रक्रिया होती है, और तान को ले जाते हैं। कभी कभी एक बंदिश की जगह गायक 2 बंदिश भी प्रस्तुत करता है, जिसमें से दूसरी बंदिश बड़ी तेजी से, थोड़ी और स्पीड वाली लय से होती है। छोटे ख्याल में भी आज हम जो स्थाई और अंतरे का रूप देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि स्थाई और अंतरा ही रहा हो। कहीं कहीं आप जब कुछ और पुस्तकों को पढ़ेंगे जिनमें बंदिशों का कलेक्शन होता है, स्वरलिपि होती है, उसमें स्थाई अंतरा संचारी आबोग 4 पद होते हैं बंदिशों के भी। और तराना की अगर बात करें तो उसमें भी स्थाई अंतरा संचारी आभोग ये 4 पद मिले हैं। संस्कृत भाषा में भी तराना मिला है, फारसी भाषा में भी तराना मिला है, 4 पदों वाले भी तराने हैं, 2 अंतरे वाले भी तराने हैं, बहुत सारी वैरायटी है तराने की। तो ख्याल भी सिर्फ स्थाई और अंतरा ही पहले गाया जाता रहा होगा ऐसा नहीं था, उसमें भी कुछ कुछ पद मिलते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहेंगे तो हम उसको डाल देंगे, अभी तो मैंने नहीं डाला है। मैं आपको बस ये बात बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि स्थाई और अंतरा, क्योंकि चीजें ज्ञान न होने के कारण लुप्त होती जा रही हैं। जैसे कि आभोग को हटा दिया गया तो हमें उस रचनाकार की का नाम पता ही नहीं चल पाता है कि ये किसकी रचना है, और अज्ञात कृत लिख दिया जाता है। तो जिसने ये रचना बनाई उसका नाम जरूर सामने आना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है कि जो इतनी मेहनत किया और कुछ सालों बाद हम सिर्फ कम करने के लिए, प्रस्तुति कम हो जाए और उस चीज को छिपाते जाए, तो ये हम अपने शास्त्रीय संगीत के साथ अन्याय करेंगे। तो ये तो अब तक था ख्याल का स्वरूप। हमने ख्याल में देखा कि ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या है और ख्याल किस प्रकार से उसका उद्गम माना जाता है। भिन्न भिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है, वो भी मैंने आपके सामने रखा। गायन का क्या स्वरूप होता है ख्याल का, वो भी आपको पता चला इसमें। और
अब हम बढ़ते हैं गायन के घराने की ओर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घराना जो एक शब्द है वो बड़ा ही अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है। अधिकांशतः उच्च कोटि के कलाकारों को घराने के नाम से पहचाना जाता है। जब हम किसी गायक का गाना सुनते हैं तो उसके गाने के स्टाइल से भी हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि अमुक कलाकार अमुक घराने का है, क्योंकि हर घराना जो है वो अपनी अपनी कुछ निजी विशेषताएं जो है वो लिया हुआ है। तो घराने का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे संगीत में, और घराने को भिन्न भिन्न शब्दों से पुकारा जाता है। जैसे दक्षिण भारत में घराने के लिए संप्रदाय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुपद के टाइम पर मध्यकाल में बानिया कहा जाता था, और प्राचीन काल में घराने के लिए मत शब्द का प्रयोग होता था। उसमें शिव मत, भरत मत, ब्रह्म मत, ऐसे करके हमें कई मत मिलते हैं। मतलब वो घराने का पूर्व रूप था। आज हम जिसको घराना कह रहे हैं, तो घराने की ये कई सारे अर्थ हैं जो एक दूसरे से साम्यता रखते हैं। संप्रदाय, मत, स्कूल, और घराना है ही अपने में। इंग्लिश में देखा जाए तो अ फैमिली, अ हाउस होल्ड, मतलब एक परिवार जहां सभी सदस्य परिवार के मुखिया का अनुसरण व अनुकरण करते हैं। ये तो घराने का शाब्दिक अर्थ है कि घराने का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वह गुरु होता है। कोई भी घराना तभी प्रतिष्ठापित हो पाता है जब उसकी 3 पीढ़ियां लगातार परफॉर्मेंस दे रही हो, गा बजा रही हो और उनके फॉलोवर्स रहे हो। एक पीढ़ी गाने से कभी भी घराना स्थापित नहीं हम मान सकते। तो आप समझ ही रहे हैं कि घराने का क्या अपने आप में क्या इम्पोर्टेंस है। और सिर्फ वोकल ही नहीं, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, डांस, तीनों ही फॉर्म में हमारे लिए घराना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसा भी माना जाता था कि जो ग्रंथों में हमें ऐसा भी मिलता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा, कितना हो अच्छा गाता हो, बहुत अच्छा व्यक्ति गाता है, लेकिन अगर किसी घराने से वह संबंध नहीं रखता है, कोई घराना उसका नहीं है, तो वह आदर का पात्र भी नहीं माना जाता। तो आप समझ सकते हैं कि घराने का कितना महत्व रहा होगा उस टाइम पर भी, और आज भी बहुत महत्व है कि अमुक कलाकार अमुक घराने का है। जिस प्रकार मध्यकाल में बानिया थी, उसी प्रकार ख्याल में घराने हैं, और दक्षिण भारत में संप्रदाय है। अब घराने के जो लक्षण होते हैं, कुछ घरानों के अपने विशेष राग भी होते हैं कि वो राग अमुक घराने में बहुत ज्यादा गाया जाता है। तो विशेष राग, गीत की बंदिश, स्वर लगाने का अपना ढंग, लय का निर्धारण, आलाप तान की शैली इत्यादि अनेक बातें निकल कर यह निर्माण करती हैं। और इसीलिए आज भारत में प्रचलित प्रत्येक घराने की अपनी पृथक शैली है, एक अपनी अलग शैली है, अपनी विशेषता है, क्योंकि ये सारे ही गुण हमारे गाने में होते हैं। और हमको उसी से मालूम पड़ता है कि अगर थोड़ा सा भी जैसे हम तिहाई का प्रयोग जयपुर घराने में नहीं करते, या जयपुर घराने में हम और किसी चीजों का लगाव वर्जित है, किराने में ठीक उसका उल्टा है, तो हम ये गाते ही पहचान जाते हैं कि ये जो फॉलोवर्स है ये इस घराने का है। या बड़े प्यार से लगाना, कृत्रिमता वाली जो आवाज होती है वो खास करके किराने घराने में होती है। अभी हम हर घराने की विशेषता आपको जब बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको उसमें समझ में आता जाएगा। ख्याल गायकी के अनेक घराने प्रचलित हैं। वैसे तो मुख्यतः हम 5 ही जानते हैं, पर और भी घराने हैं। ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, ये घराने तो प्रमुख हैं। उनके अलावा भी मेवाती घराना, लखनऊ घराना, गोखले घराना, भिंडी बाजार घराना, मनरंग घराना इत्यादि कई सारे घराने, बनारस घराना इत्यादि कई सारे घराने निकलकर हमारे सामने आए हैं। पर सभी पर तो नहीं, कुछ जो प्रमुख हमें हमेशा हम पढ़ते आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रतिष्ठित घराना या बहुत प्राचीन घराना माना जाता है वह है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना देखा जाए तो इसका जो अस्तित्व है वो लखनऊ से ही इस घराने का अस्तित्व माना जाता है।
स्वर्गीय नत्थन पीर बख्श साहब जो थे वो इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। नत्थन पीर बख्श जो थे वो गुलाम रसूल के प्रपौत्र थे, मतलब पोते थे। लखनऊ के गुलाम रसूल के पोते थे स्वर्गीय नत्थन पीर बख्श साहब। और ग्वालियर दरबार के ही प्रसिद्ध ख्याल गायक थे हद्दू खां, हस्सू खां। ये जो लोग जो थे वो इन्हीं के पौत्र थे। इसी से धीरे धीरे इस घराने का डेवलपमेंट हुआ। प्रारंभ में नत्थन पीर बख्श लखनऊ में रहे, परंतु बाद में ग्वालियर महाराज के आश्रम में आ गए। उचित वातावरण एवं सानिध्य मिलने पर नत्थन पीर बख्श ने इस घराने का सूत्रपात किया, जो हद्दू हस्सू खां की शिष्य परंपरा के माध्यम से विस्तारित हुआ। यहाँ पर एक पुस्तक है जिसमें चार्ट भी मिलता है। हमने उस चार्ट को बनाया तो नहीं, आपके नोट्स में तो नहीं डाला है, लेकिन अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी तो आपको मैं वो उपलब्ध करा दूंगी। इसमें कई सारे ये नोट्स में पूरे चार्ट दिए हुए हैं हर एक घराने के, कि कैसे कैसे उस घराने की शिष्य परंपरा चलती गई है। तो अगर आप उस जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे और मैडम से मैं पूछ करके इस चार्ट को आप हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। ये आगे भी आपके काम आएगा कि कैसे घराने का डेवलपमेंट हुआ, किसके कौन शिष्य रहे। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमने देखा तो कुछ भी नहीं है, कुछ किताबों में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और इनकी जो बानी थी वो मुख्यतः कव्वाल बानी रही है। हद्दू हस्सू खां से लेकर वर्तमान तक यह परंपरा कायम है, और इस घराने को सुरक्षित और संरक्षित रखने में अनेक मूर्धन्य कलाकारों ने अपना विशेष योगदान दिया है। हस्सू खां के चचेरे भाई नत्थे खां, निसार हुसैन, मेहंदी हुसैन, नजीर खां, रामकृष्ण बुआ भजे, बालकृष्ण बुआ, चली जिनकर और इत्यादि महान ऐसे कलाकार थे जो इन्होंने इस पीढ़ी को आगे बढ़ाया और उनकी शिष्य परंपरा आगे बढ़ती गई। हमने बताया कि जब कोई 3 पीढ़ी क्रॉस हो जाती है तभी वह घराना स्थापित हो पाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी इस घराने के प्रतिष्ठित कलाकार रहे, जिनका योगदान हमसे और आपसे छिपा नहीं है, कि उन्हीं के कारण आज ये संस्थागत शिक्षा प्रणाली में संगीत विषय के रूप में चल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जो योगदान रहा है वो भी आपसे छूटा नहीं है, आप इसके बारे में जान रहे हैं। ग्वालियर घराने की गायकी की जो विशेषता रही है, उनमें कुछ विशेषता मैंने जो नोट की है वो इस प्रकार है कि आरंभिक स्वर खुला एवं जोरदार ढंग से लगाओ। खुला गायन जो होता है वो इस घराने की प्रमुख विशेषता है। तीनों सप्तक में समान रूप से विचरण करना। वैसे तो तीनों ही सप्तक में गाना होना ही चाहिए, पर इसकी ये विशेषता है कि ये प्रारंभ से ही तीनों सप्तकों में समान रूप से इनकी आवाज का लगाव होता है, जो कि खुला गायन है। ग्वालियर की तान स्पष्टता तथा बुलंदी के लिए अन्य घरानों से पृथक महत्व रखती है। सीधी सपाट तान, स्पष्ट दानेदार तान लेने के लिए ये घराना प्रसिद्ध है। राग के पूर्व आलाप के बाद विलंबित ख्याल का स्थायी एवं अंतरा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के बाद आलापचारी स्वरों की बढ़त, जो कि सामान्यतः सभी घराने करते हैं। बस स्वरों का लगाव, गले का जो खुलापन, तानों में जो क्लिष्टता और फिर भी उतनी स्पीड में और दानेदार और गमक युक्त ताने होती थी, वो सिर्फ ग्वालियर घराने में ही होती है। और ग्वालियर घराने के लिए ये भी कहा जाता है कि ग्वालियर घराने में सिर्फ ख्याल ही नहीं, और भी जो अप्रचलित गायन शैलियां हैं उनका भी असीमित भंडार था। इसके इस समय जो एक फॉलोवर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, पंडित विद्याधर व्यास जी। वो मेरे बहुत एक क्लोज फ्रेंड है, उसके वो गुरु जी हैं। तो हम साथ में उसके जाया करते थे। जब ये 2013 की बात है, तो जब हम उसके साथ जाया करते थे, क्योंकि मेरा भी टॉपिक ऐसा था कि मुझे इंटरव्यू लेना था, एक अध्याय में सबका इंटरव्यू था। तो हम पहुंचे पंडित विद्याधर व्यास जी के पास दिल्ली। तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे बंदिशों को बताया कि कैसे
तराने गाए जाते हैं और किस किस ढंग से वो तराना मतलब गाते थे, स्वरों को लगाते थे। और आज भी अभी कोरोना पीरियड में उनके कई सारे कॉन्सर्ट हुए हैं, ऑनलाइन वेबिनार कॉन्सर्ट कह लीजिए। तो जो ढंग है वो ग्वालियर की विशेषता में बखूबी झलकता है। इस समय वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ग्वालियर घराने का पंडित विद्याधर व्यास जी। तो उनका जब इंटरव्यू मैंने लिया तो उन्होंने इन सारी बातों को बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे हमारे उसमें कैसे गुरुजी स्वरों को लगाते थे, कैसे खुला गायन होता था। क्योंकि मेरी जो दोस्त थी, फ्रेंड थी, वो उनसे सीखती थी, तो हम चुपचाप एक जगह बैठे भी होते थे क्योंकि परमिशन तो होती नहीं थी सीखने की। और जब इंटरव्यू का नंबर आता था तो फिर हम अंदर जाते थे, तो आवाज आती थी, तो उस चीज को सुनना, उसकी रिकॉर्डिंग सुनना, वो एक बड़ा ही अच्छा दिन था, समय था। ये 2013 या 14 की बात होगी। तो और भी ऐसे कई लोग हैं जो वर्तमान समय में इस घराने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस घराने को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई गायन शैली नहीं थी जो इस घराने में हमें ना देखने को मिली हो। और असीमित भंडार, जो कि त्रिवर्ण चतुरंग मुझे कहीं नहीं मिलता था, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो उनके इंटरव्यू से इस ग्वालियर घराने की बहुत सारी बातें मेरे सामने आई और हमने खुद ही अपने शोध प्रबंध में उसको ऐड किया, जोड़ा। इसके बाद हम दूसरे घराने की ओर यदि बढ़े तो दिल्ली घराना। क्योंकि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही दरबारी गायक सदारंग एवं अदारंग ने ख्याल गायकी का निर्माण किया, अतः दिल्ली घराना ख्याल के लिए सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदारंग अदारंग से ही इसकी शुरुआत हुई और वो दिल्ली दरबार में ही थे। तो ख्याल के लिए ये घराना बड़ा फेमस है। और मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जितनी भी रचनाएं हैं, हम आप भी सीखते होंगे, तो जितनी भी मल्हार की, मियां मल्हार में और हर अन्य अन्य रागों में जो भी रचनाएं हमें मिलती हैं, उनमें मोहम्मद शाह रंगीले का नाम आता है। तो वो रचनाएं सदारंग और अदारंग जी की ही है। दिल्ली में ख्याल गायकी को भरपूर पोषण व संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके अंतिम जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, वो भी संगीत के बहुत बड़े संरक्षक और पोषक थे। इन्होंने अनेक ख्याल गीतों की रचना की जो कि शोख रंग उपनाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के गुरु थे मियां अचपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गुलाम हुसैन, दिल्ली घराने के वह संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले चार्ट में उन्हीं का नाम है कि वह उस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। कुछ दिन ग्वालियर में रहे और उसके बाद वह हैदराबाद चले गए। पटियाला घराने के उत्कृष्ट कलाकार अलिया फतू इन्हीं के शिष्य थे। अन्य कलाकारों में पंचम खां, मस्सू खां, मक्खन खां, बुंदू खां जो सारंगी वादक थे, अल्ताफ हुसैन, अमीर हुसैन, चांद खां, निसार हुसैन, उस्मान खां इत्यादि कलाकार हुए। दिल्ली घराने की एक शाखा और भी है महाराष्ट्र में, गोखले घराना के नाम से ये उप शाखा वहां पर फेमस है महाराष्ट्र में। इसके मूल पुरुष जो थे वो रजा खां थे, जो अवध घराने के संस्थापक रहे। क्योंकि इस घराने में सारंगी वादक भी थे, तो इस घराने की कुछ अपनी अलग विशेषताएं थी। ये घराना मुख्यतः सारंगियों का रहा है, तो इसमें विलंबित लय की बंदिशों में सूत, मीट, लहक इत्यादि का काम दिखाई देता है। इस घराने की तान अपनी क्लिष्टता एवं जटिलता और पेचीदे तान के लिए ये फेमस है। दिल्ली घराने की तान बहुत अच्छी होती है और इनके तानों का नाम भी बड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो उन्होंने मुझे बताया था, उछाल की तान, सवाल जवाब की तान, झूले की तान, और कुछ कुछ ऐसे ही नाम आपको किताबों में भी मिल जाएंगे। दांव पेच की तान, पेच वाले बल की तान, इस तरह से इनके तानों का नाम भी थोड़ा अलग है। और ये तानों के लिए ये घराना खूब माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को बहुत से लोग दिल्ली से ही पटियाला का उद्भव मानते हैं और पटियाला से दिल्ली का मानते हैं। वो दोनों पास ही पास है। और पटियाला घराना में तो खूब गले का काम होता है। टप्पा जो गायन शैली गले की ही है, वो उसी घराने के लिए प्रसिद्ध है। वो घराना उसी गायन शैली के लिए। ख्याल के लिए लय के अनुकूल तालों का निर्धारण होना, विलंबित लय के लिए तिलवाड़ा, झूमरा, सवारी, मध्य लय के लिए आड़ा, चार ताल, फरदोस, द्रुत लय। ये अगर आपको दिल्ली घराने के बारे में और भी कुछ चीजें जानना हो तो दिल्ली घराने की कुछ पुस्तकें हैं जो हम लोग पढ़ते थे। डॉक्टर नयन भारती की पुस्तक है दिल्ली घराने की संगीत परंपरा और चांद खां। इस पुस्तक को अगर आप पढ़ सकें तो पढ़िएगा, दिल्ली घराना खूब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एक और पुस्तक है दिल्ली घराने का संगीत में योगदान,
ये है डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र जी की पुस्तक, दिल्ली घराने के लिए। ग्वालियर घराने के लिए आपको बहुत सारी पुस्तकें और यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आता है पटियाला घराना। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि हमको इसी सीक्वेंस में घराना पढ़ना है। मुझे जो सीक्वेंस मिलता गया मैंने उसे नोट्स में लिखा है। बहुत से लोग ग्वालियर के बाद किराना, आगरा, जयपुर, फिर लास्ट में पटियाला या दिल्ली रखते हैं। ख्याल शैली को प्रश्रय संपूर्ण भारत में मिला, परंतु अन्य प्रदेशों की रियासतों में भी इसका संरक्षण हुआ। पूरे देश में तो ख्याल गायन शैली थी ही, पर पटियाला, नाभा, कपूरथला इत्यादि ऐसी रियासतें हैं जहां पर भी इसको बहुत अच्छे से इसका पालन पोषण हुआ, इसको संरक्षण मिला और कोई भी शहर इससे अछूता नहीं रहा। 1857 के विद्रोह के बाद संपूर्ण उत्तर भारत, मुख्य रूप से दिल्ली विशेष जो है वो थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया और संगीत भी इससे अछूता नहीं हुआ। जब वो आक्रमण हुआ, जब अंग्रेज आ गए, तो स्वयं जो आश्रय दाता थे वो असुरक्षित हो गए। तो ऐसे में कलाकार कहाँ सुरक्षित रह पाते? तो उन्होंने क्या किया कि संगीतज्ञों और कवियों को पटियाला रियासत में महाराज नरेंद्र सिंह के आश्रय में भेज दिया। और धीरे धीरे जब वो पटियाला पहुंचे तो एक नया घराना पटियाला निकल करके उसका सूत्रपात हुआ। उनके प्रमुख शिष्यों में कालू मियां, अली बख्श, नबी बख्श, फतेह अली का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वास्तव में पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खां के नाम से जाना जाता है। खां साहब ख्याल गायकी के सर्वोत्कृष्ट कलाकार हैं और उनका संगीत जगत को जो योगदान है वह अमूल्य है। दिल्ली घराना जो रहा है वो प्रादेशिक शैलियों से प्रभावित होने के कारण तथा पटियाला रियासत में पनाह लेने के कारण पहले पंजाब घराना था, बाद में इसका नाम पटियाला घराना डाल दिया गया। तो ये पटियाला घराने की विशेषता है कि जब आक्रमण हुआ तो दिल्ली से जब लोग पटियाला आए तो वहां पर उन्होंने एक और घराने का इजाद किया जिसको कि हम पटियाला घराना कहते हैं। और इसमें जो बड़े गुलाम अली खां साहब हैं उनका विशेष योगदान है। आप सभी जानते ही होंगे उनका गाना बजाना। पटियाला घराने की कुछ मुख्य विशेषता रही है। इसमें पंजाब का टप्पा, सिख शब्द, सूफी बानी तथा कव्वाली का प्रभाव रहा है। अति द्रुत लय में सपाट तान, गमक का काम, तरानों की तैयारी तथा टप्पे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है ये घराना। सरसता के साथ साथ कोमलता इस गायकी की विशेषता है। और ख्याल के साथ साथ ठुमरी, टप्पा, वाद्य यंत्रों पर जो बजाने की प्रक्रिया वो सभी आपको पटियाला घराना में खूब अच्छे से दिखाई देती है। अब इसके बाद है आगरा घराना। मूलतः ध्रुपद धमार गायकों का यह घराना भारत में प्रचलित घरानों में से एक है। हम आगरे के लिए ये चीज मानते हैं कि ये ध्रुपद धमार गायकी इसमें ज्यादा इसका प्रभाव था इस घराने पर, ध्रुपद का। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ध्रुपद धमार गायकों का यह घराना भारत में प्रचलित घरानों में से एक है। इस घराने की उत्पत्ति हाजी सुजैन खां से मानी जाती है। यद्यपि सुजान खां ध्रुपद गायक थे जो ग्वालियर में रहे, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों को ख्याल गायकी की भी शिक्षा दी। वो खुद तो ध्रुपद गायक थे लेकिन अपने शिष्यों को ख्याल भी सिखाते थे। तथा इनके शिष्य थे घग्गे खुदा बख्श। जब आप चार्ट देखेंगे तो उसमें कई सारे पार्टीशन में इन लोगों का नाम आएगा और किस प्रकार इनकी शिष्य परंपरा प्रणाली निकली है उससे खूब अच्छे से समझ में आ रहा है कि घग्गे खुदा बख्श ने ख्याल की शिक्षा नत्थन पीर बख्श साहब से प्राप्त की थी। इस घराने को स्वतंत्र अस्तित्व एवं सर्वमान्य बनाने में अनेक कलाकारों का, संगीतज्ञों का एक अपना अमूल्य योगदान रहा है, जिसमें डॉक्टर रतन जनकर, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, फैयाज खां, नत्थन खां, विलायत हुसैन, यूनुस हुसैन, अता हुसैन इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। इस घराने के सर्वोत्कृष्ट कलाकार में उस्ताद फैयाज खां, स्वर्गीय विलायत हुसैन खां,
जो वास्तव में वाग्यकार थे। वाग्यकार के लक्षण में हम पढ़ते हैं कि जिसमें दोनों ही गुण हो, धातु और मातु दोनों, पद रचना और गेय रचना दोनों ही करने जिसको आता हो, उसी को हम मतलब उच्च कोटि का वाग्यकार मानते हैं। इन्होंने अनेक बंदिशों की रचनाएं की जो आज भी गाई जाती है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी गाने में ये सिद्धहस्त थे। तो इनकी जो गायकी थी उस पर कहीं ना कहीं ध्रुपद का थोड़ा प्रभाव था, और क्योंकि ये ध्रुपद गायक स्वयं थे, बाद में इन्होंने जितने शिष्य तैयार किए ख्याल के लिए, तो कहीं ना कहीं वो गायकी इसमें आती है इस घराने में। और इसकी विशेषता में भी सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि ध्रुपद धमार से प्रभावित इस घराने की गायकी पर ध्रुपद धमार शैली की नोम तोम आलापचारी एवं लयकारी का प्रभाव है। इस घराने के लोग जब प्रारंभ में आलापचारी करते हैं तो भी आप देखिएगा उनकी आलापचारी में भी एक थोड़ा और गायकों से जरा भिन्न होती है, थोड़ा पृथक होती है। क्यों? क्योंकि इनके आलापचारी में भी ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखाई देता है। तालों के विभिन्न खंडों से तान के उपज करना इस घराने की विशेषता है। ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार भी गाने की प्रथा इस घराने को अन्य घरानों से अलग करती है। परंपरागत बंदिशों का गायन तथा बोल तान, बोल अंग का विस्तार इत्यादि इन पर इस विशेष अधिकार है इस घराने का। तो ये रही आगरा घराने की। आगरा घराने की अगर कुछ बंदिशों को आपको देखना हो तो डॉक्टर रमन लाल मेहता जी की किताब है आगरा घराने की परंपरा और चीजें। चीजें का मतलब है बंदिशें, उस पुस्तक का नाम ही यही है। वो पुस्तक आप देख सकते हैं। उस पुस्तक में कई सारी स्वरलिपियां जो है वो आगरा घराने की ही है। और ये पुस्तक भी हम लोगों ने पढ़ी भी है, मेरे पास भी है ये पुस्तक। मैं जितने भी पुस्तकों का हमने अभी तक जिक्र किया है उनमें से सभी पुस्तकें लगभग हम लोग रखे हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना और फोटोकॉपी करा के पढ़ना, अब आप पीएचडी के छात्र हैं, मैं आपसे ये बात शेयर कर सकती हूँ कि जब हम कोई चीज ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ते हैं और फोटोकॉपी से पढ़ते हैं तो बड़ा डिफरेंस होता है। और जैसे मेरे पास कभी कभी बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मैडम क्या ये किताब ले लें और इससे नेट की तैयारी करें, तो सिर्फ एक ही किताब से कुछ नहीं होता। वो बच्चे इतने छोटे होते हैं, मासूम होते हैं कि बहुत ज्यादा उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं एक किताब से कुछ नहीं होने वाला। ये लगता है एटलीस्ट वो शुरुआत तो करें एक ही किताब से। अगर वो 3-4 दोस्त हैं तो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक खरीदें और उसके बाद उनकी तैयारी करें। क्योंकि ऑनलाइन तैयारी के लिए भी कुछ क्लासेस हमने उन्हें सजेस्ट की थी जो हमारे जानकारी में थी, जहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती है। आप सब तो उस दौर से गुजर चुके हैं। अब उसके बाद जब आप रिसर्च के लिए टॉपिक चुनेंगे तो आपको कई किताबों का कलेक्शन रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर ये किताब पढ़ रहे हैं तो इसके इस पृष्ठ पर ये बात लिखी हुई थी, हमने कहीं तो पढ़ा है। इस गहराई से आप अध्ययन करेंगे तो शायद आपके लिए वो आगे जाकर के हमेशा, क्योंकि कहा जाता है ना कि शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और पढ़ा हुआ एक भी पन्ना, एक भी लाइन कभी बर्बाद नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं आपको उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग करने को जरूर मिलता है। तो आपको लगता है कि ये चीज हमने उस टाइम पढ़ी थी और ये उसका बेनिफिट है। तो इन घरानों के बाद अब बारी आती है किराना घराना। स्वर्गीय अब्दुल करीम खां के कारण यह घराना संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। किराना घराना जो है कि वो जिला सहारनपुर के मूल निवासी होने के कारण इनके घराने का नाम भी किराना घराना पड़ गया। अब्दुल करीम खां साहब यहीं के थे। अपने पिता काले खां एवं चाचा अब्दुल्ला खां से इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके गुरु अब्दुल रहमान खां इस घराने की ख्याल गायकी के उत्कृष्ट कलाकार रहे। प्रसिद्ध बीनकार सादक अली खां एवं उनके पुत्र बंदे अली खां ने इस घराने को अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन घराने के कुछ कलाकारों के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं: वहीद खां, हीराबाई बड़ोदकर, सुरेश माने, फिरोज निझाई, सवाई गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी,
गंगूबाई हंगल, बहरे बुआ, कागलकर जी इत्यादि इस घराने के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार रहे हैं। और उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां साहब, रोशन आरा बेगम इस घराने के जाने माने कलाकार हैं। और कुछ कलाकार हर घरानों में इस समय कौन कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है ये भी मैंने ऐड किया है कि अगर नाम लेना छूट गया हो तो शायद छूट ही गया पीछे। तो बहुत सारे कलाकार जो 20वीं शताब्दी में, अभी 21वीं शताब्दी में जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका भी नाम मैंने डाला है जो इस टाइम पर उनके फॉलोवर्स हैं। किराना घराने की जो विशेषताएं रही हैं उनमें यह मूलतः बीनकार का घराना रहा है, ठीक। अतः इनकी गायकी पर इसका स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है। बीनकार क्या होते हैं? जो वीणा बजाते हैं, वीणा वादक जो होते हैं, या और जो तंत्रवादी जो वादक होते हैं उनके लिए ये शब्द कहा जाता है। तो जब आप बजाते हैं तो उसमें मीड और सूत और घसीट का जितना प्रयोग होता है वो आपके गाने में भी परिलक्षित होने लगता है धीरे धीरे। तो इसका काम इस घराने में बहुत होता था, इसलिए इनकी गायकी पर भी इस घराने का प्रभाव दिखाई देता है। स्वरों का सुरीलापन एवं क्रमिक विस्तार इस घराने की खास विशेषता है। क्रमिक विस्तार हमने अभी आपको बताया था कि जब मैं खुद पाठ्यक्रम में थी और एमए में पढ़ती थी तो मेरी जो गुरु थी वो किराने घराने की थी, और वो एक एक स्वर से कैसे बढ़त होती है ये हमने उन्हीं से सीखा। कि हर, और आज भी मेरा ये प्रयास होता है कि कोई भी राग सिखाया जा रहा हो अगर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही स्वर से उठाया, जैसे प्राय नी से या सा से ही लोग उठाते हैं, स्टार्टिंग उसी स्वर से होती है। उसका कारण ये होता है कि शायद सहजता होती है स्वर को लगाने में। अगर हम पंचम पे या धैवत पर अपनी बंदिश को छोड़ रहे हैं तो हमें सा पर आने में आसानी होती है। अगर हम तुरंत मध्यम या गंधार स्वर से शुरुआत करें तो हो सकता है कि हम बेसुरे हो जाएं या हमारा वो स्वर ना लगे, कट जाए, हम ना उस तरीके से गा पाए। तो इसलिए बहुत सारे लोग सा से ही प्रारंभिक स्वर जो उनका होता है वो सा ही होता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, कुशल गायक यही करता है, और अभी से नींव डालेंगे तो शायद बच्चे आगे जा करके मंच को फेस कर सके कि हर स्वर से आलाप करने आना चाहिए। हर स्वर मीन्स जो न्यास के स्वर है 3-4, उनमें से लेकर के तानों का बढ़ावा कैसे होता है, कैसे ताने ली जाती हैं। सिर्फ नी से या सा से ही तान नहीं शुरू करते। कॉपी में बच्चों को रे से भी, ग से भी, प से भी और अलंकार का भी पैटर्न उसी तरीके से लिखवाते हैं। क्यों? क्योंकि किराने घराने में भी ये चीज होती थी और मुझे ये सही भी लगता है। हमारी जो गुरु थी वो भी इसी प्रकार से सिखाती थी, और यही चीज इसमें लिखी हुई है कि उनकी जो एक विशेषता थी कि क्रमिक स्वर से विस्तार करना इस घराने की मुख्य विशेषता है। ठुमरी अंग को लिए हुए आलाप प्रधान गायकी है। ठुमरी अंग के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ठुमरी है उसको गाने के लिए हल्के गले की आवश्यकता होती है। भारी गले से ठुमरी उतनी शायद सुंदर या आकर्षित ना लगती हो जितनी हल्के गले में आप फटाफट जितनी जगह आप स्वर बदलना चाहे बदलते हैं, और थोड़ा आवाज में एक कृत्रिमपन आ जाता है, एक बनावटीपन, आर्टिफिशियल, कि वो ओरिजिनल आवाज हमारी नहीं होती, हम थोड़ा सा बनावट करके गाते हैं। तो ठुमरी का प्रभाव है, इसीलिए इस घराने में भी जो स्वर का लगाव होता है वो थोड़ा कृत्रिम तरीके से होता है। इस घराने के कुछ प्रमुख सिद्ध राग भी हैं। दरबारी, मालकौस, तुरिया, तोड़ी। पहले भी बताया था कि हर घराने के अपने कुछ पेटेंट राग होते हैं, पर अब ऐसा जरूरी नहीं है। अब हर घराना, हर राग, हर कलाकार हर राग को गाता बजाता है। समय देख करके भी नहीं रागों को गाया जाता। अगर मंच पर गाना है और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह का राग तैयार करते हैं और इंटरव्यू होते होते दोपहर हो जाती है, तो भी आप वही राग प्रस्तुत करते हैं क्योंकि आपने उस राग की तैयारी की है, या 2-3 राग अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप उस राग को गाते हैं। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि ये राग पर्टिकुलर इसी घराने में गाया जाता है। अब सभी घराने, सभी कलाकार सभी रागों को गाते बजाते हैं। इसके बाद जो एक घराना है जयपुर घराना, लखनऊ के करामत अली एवं मुबारक अली से इस घराने का सूत्रपात माना जाता है।
स्वर्गीय अल्लादिया खां साहब इस घराने के सर्वोच्च कलाकार रहे, जो मूलतः ध्रुपद की डागुर वाणी के वंशज थे। इनके पुत्र मंजी खां भी उत्कृष्ट कलाकार हुए। मंजी खां या मुरजी खां भी बहुत जगह लिखता है। इस घराने के प्रसिद्ध कलाकारों में मुरजी खां, केसर भाई केरकर, वामन राव सुडोलीकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, लक्ष्मीबाई जाधव, मोगूबाई खोडीकर, किशोरी अमोनकर इत्यादि। आप में से कभी किसी ने किशोरी अमोनकर जी का गाना सुना है? सुना अगर होगा तो कुछ उनकी खास चीजें हैं, आप उन्हें नोटिस करिएगा। लाइव अगर कभी किसी ने देखा हो तो लाइव में वो कैसे गाती हैं, जिन्होंने अपनी साधना एवं तपस्या से इस घराने की परंपरा को विस्तारित किया एवं उसका पोषण किया। जयपुर घराने की जो विशेषता रही है उसमें स्वतंत्र एवं खुली आवाज में गायन, अप्रचलित राग बंदिशों का गायन विशेष रूप से इस घराने में पाया जाता है, जैसे कि नट बिहाग, पटमंजरी, जैतश्री, रायसा, कान्हड़ा, काफी कान्हड़ा, बिहागड़ा, त्रिवेणी इत्यादि। कुछ राग ऐसे हैं जो कि अब अप्रचलित हो गए हैं। तो ये घराना मैंने भी देखा है कि इस घराने में हर रागों के लिए वो तैयार रहते थे और खास करके अप्रचलित रागों को ही उठाते थे। हमारे पाठ्यक्रम के दौर में एक जो वहाँ, क्योंकि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से अपनी पूरी पढ़ाई की है, बीए से लेकर के पीएचडी तक की जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई सब वहीं के गुरु लोगों से सीखा। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि वहां पर भी मुझे एक जयपुर घराने की जो कलाकार थी वो गुरु के रूप में मिली। किराना घराना, पंडित ऋत्विक सान्याल सर का मैंने नाम लिया है, और भी बनारस घराने के जो कलाकार थे। तो उन लोगों से जब सीखा और बाद में, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं होती थी, बस सीखा और सीख करके कॉपी में लिख रख लिया, कर लिया, घर गए, फिर होमवर्क मतलब उसी चीज को दोहराया और अगले दिन आकर के, क्योंकि वो जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होते थे। तो जब कोविड क्लास लगती थी हम लोगों की, कोविड क्लास, सॉरी कोविड नहीं तो उसमें थोड़ा हम लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि थोड़ा स्केल की प्रॉब्लम होती थी कभी कभी। तो जो जयपुर घराने की जो हमारी टीचर थी, मैम थी, जब वो सिखाती थी तो आज जो चीज हम जयपुर घराने के लिए पढ़ते हैं वो चीज उनके अंदर साफ झलकती थी। वो तिहाई कभी नहीं लेने देती थी। सरगम में जो ताने होती हैं और उनके यहाँ जो वर्जित होता है कि इसमें तान नहीं लेनी है, और उसी से, और अगर उनका सिखाया हुआ राग हमने चॉइस में रखा तो भी हमें बड़ा संभल के गाना होता था। तो मतलब, और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें सिखाया और हम उस गाने की विशेषता को जान पाए। तो लगभग पाठ्यक्रम में जब कुछ ऐसे राग होते थे, गौरी और श्री और ये, तो उन रागों को वही लेती थी। जैसे ये जो लाइन कही जा रही है कि कुछ अप्रचलित राग इनके घराने में ज्यादातर गाए जाते हैं, तो मुझे याद है कि पाठ्यक्रम में जो भी थोड़े अप्रचलित राग लगते थे, जैसे बिहाग, मारू बिहाग और पूरिया कल्याण और मधुबंती, अहिर भैरव सबके लिए था, पर कुछ राग जो थोड़े कठिन होते थे, भटियार है, गौरी है, वो उन्हीं टीचर के पास जाता था और वो वही सिखाती थी उन रागों को। तो ये उस घराने की बड़ी ये भी विशेषता रही है। और स्पष्ट शब्दोच्चारण, द्रुत गति की असाधारण तान लेने की पद्धति, गमक युक्त आलाप, एक सांस में एक से अधिक आवर्तनों तक आलापचारी, ये भी उनकी एक खासियत थी कि वो जब तान शुरू करती थी तो एक ही सांस में शुरुआत होती थी और तीनों सप्तक को टच करते हुए, ऊपर बहुत ज्यादा उनकी आवाज ऊपर खैर नहीं जाती थी, लेकिन वो मंद्र सप्तक में तो इतना नीचे तक चली जाती थी, और मंद्र, मध्य और तार का भी मध्यम तक तो आवाज जाती ही थी। तीनों सप्तकों को छूते हुए बड़ी स्पीड से तान करके और सम पे एकदम आके तुरंत खटाक से उनका सम आता था। तो आवर्तन, जो एक ही आवर्तन में एक सांस में जो लेने की कला होती है, वो भी इस जयपुर घराने की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये सारी विशेषताएं जो है हर घराने की अपने आप को एक दूसरे से अलग करती हैं। हर घराने की एक अपनी विशेषता होती है, उसी के कारण हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सी
कौन से कलाकार हैं और किस घराने से जुड़े होंगे, क्योंकि हर घराना अपनी एक विशेषता रखता है और घरानों के ही कारण आज हम चीजों को संरक्षित रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हैं हमारी आने वाली। मैम मुझे लगता है मैम का कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। शी हैज लेफ्ट आउट। मैं बात करती हूँ कि वो फिर से ज्वाइन कर ले। जी मैम। सॉरी बच्चों, एक जरूरी कॉल की वजह से कट गया था। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना फिर से? जी मैम। जी मैम। जी मैम। तो हर घराने की अपनी यही एक अलग अलग विशेषता है जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा कलाकार किस घराने से संबंध रखता है और घराना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा गाता हो, कोई कलाकार, कोई गायक, लेकिन अगर वो किसी घराने से संबंध नहीं रखता तो बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है, पर बहुत मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली ऐसा होता होगा। लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे जितने भी कलाकार हैं, जब वो गुरु से सीखते हैं तो वो उस घराने से जुड़ जाते हैं और अपने आप को उसी घराने का अनुयायी मानते हैं और उस घराने की विशेषताओं को फॉलो करते हैं। तो ये था आपका ख्याल का जो भी प्रतिष्ठित जितने भी घराने हैं उनका परिचय और उनकी विशेषताएं। बाकी आपने पहले ख्याल का स्वरूप भी समझा कि ख्याल क्या है, इसका उद्गम कैसे है, क्या क्या इसके बारे में विद्वानों के मत हैं। अनेक अनेक अलग अलग मत हैं सभी विद्वानों के। साधारणी गीति से भी इसका उद्भव माना जाता है। रूप का लाप्ति अनुसरण करती हुई यह गायन शैली परिवर्तित हुई है, आज हमारे बीच इतनी लोकप्रिय है। जनसाधारण में सबसे ज्यादा जो गाई जाने वाली गायन शैली है वो शायद ख्याल ही है। अपनी सुंदर सुंदर बंदिशों के और हर भाषाओं में बंदिशों का जो एक वो चलन है कि हम कुछ भी गा सकते हैं कोई भी भाषा में, और छोटे छोटे तान, हरकत, सजावट, आलाप तान की वजह से ये इतनी फेमस है। और ये गायन शैली जितनी प्रचलित हुई उतनी अन्य गायन शैलियां नहीं है। उप शास्त्रीय संगीत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं। ध्रुपद, धमार, ख्याल और रागमाला, लक्षण गीत, तराना, चतुरंग, त्रिवट, सादरा, ये सारे शास्त्रीय संगीत की ही गायन शैली है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैडम आपका रिसर्च शायद ध्रुपद पर है, ऐसा कुछ। तो मैंने उसको कहा भी था कि ध्रुपद पर पर्टिकुलर मेरा रिसर्च नहीं है। पर्टिकुलर रिसर्च जिस टॉपिक पर है वो मैंने आपको कल भी बताया था, तराना, चतुरंग और त्रिवट। लेकिन क्योंकि एकदम से हम तराने पर नहीं पहुंच सकते, उसके पहले और मतलब बाद की चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होता है कि उसके पहले क्या गायन शैली थी, कैसे धीरे धीरे आया। तो काफी हद तक हम लोग ध्रुपद, ख्याल, धमार इन पर पढ़ते थे, क्योंकि आर्टिकल भी जब लिखना होता है या कभी किसी वेबिनार में, सेमिनार में बुलाया जाता है और बोलना होता है, तो आपको उतना अध्ययन करना ही होता है, तभी आप उस चीज को बता पाएंगे सही है या गलत है। तो ऐसा नहीं है कि ध्रुपद पर कोई चीज मिलना मुश्किल है, पर ध्रुपद पर बहुत रिसर्च हो चुके हैं। आप उसमें क्या नया कर सकते हैं ये आप जरूर देखिएगा। मैं एक मतलब हो सकता है कि आगे आने वाले में किसी के सुपरवाइजर बने, और अभी
एक शिक्षक होने के नाते ये इतना जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग संगीत के विद्यार्थी ही हैं, मैं खुद ही अपने आप को संगीत का विद्यार्थी मानती हूँ, कि जहां से भी जो चीज मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और इसकी कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने थीसिस लिख लिया या पढ़ लिया तो अब इसमें कोई संभावना नहीं बची है हमारी तरफ से। उसमें नित नई संभावनाएं होने के आसार हमेशा होते हैं, क्योंकि चीजें हमेशा अपडेट होती हैं। आप जब कोई चीज करते हैं तो आपको लगता है कि हमने अपनी तरफ से उस समय आपको जितनी चीजें मिली होती हैं आप उनको कलेक्ट करके अपनी थीसिस में बांध देते हैं। पर ऐसा नहीं कि 10 साल बाद अगर आप उस थीसिस को उठाएं या अगर 10 साल में आपको उससे संबंधित कोई चीजें मिलेंगी ही नहीं। इसीलिए जब आप रिसर्च करने चलते हैं तो रिसर्च से पहले और भी जो चीजें होती हैं उन पर भी आपका रिसर्च एक तरीके का होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब तराना के बारे में पढ़ना हुआ या आविष्कारों की चर्चा हुई कि मध्यकालीन में बहुत सारी गायन शैलियां थी जो अप्रचलित हो गई, कुछ उनमें से प्रचलित हैं अभी भी, तो उनमें हर चीजों का आविष्कारक, हर चीजों के इजाद के लिए श्रेय हजरत अमीर खुसरो साहब को दिया जाता था, पर उनमें नवीनता लाने का श्रेय था। उसके लिए कोई पर्टिकुलर वही उन्होंने ही इजाद किया ऐसा कह पाना तब मुझे समझ में आया कि ये एग्जैक्ट ये है। इतनी सारी पुस्तकों के अध्ययन के पश्चात मेरी 2 पुस्तक है इस टाइम और तीसरे पर काम चल रहा है, तो तराना पर भी मैंने किताब निकाली और उसकी फोटो जो मैंने उसमें डलवाई थी पता करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये शायद आपको दिख रही हो। तो देखिए इसमें जो चित्र बना हुआ है वो अमीर खुसरो साहब का ही है और मैंने इसीलिए डाला क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही चीज लगती है और इन पर बहुत पढ़ाई और बड़े अध्ययन के बाद पता चला कि भाई नवीनता लाना, प्रचार प्रसार करना और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर देना एक अलग बात है, पर उसका ओरिजिन ही वहीं से मान लेना ये एक अलग बात है। तो ख्याल और ध्रुपद का भी जो ओरिजिन है वो बहुत पहले से था और जो जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे स्तोभाक्षर, वो तो बड़े ही मतलब एक यूनिक चीज थी जो मेरे भी पढ़ाई के दौर सामने आई, पढ़ाई के दौर में। और उसके अलावा चतुरंग त्रिवट के लिए कहा जाता है कि बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, तो उस पर भी बहुत सारी चीजें मिली। ये देखिए ये दूसरी पुस्तक है, इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जो मिथ्य बातें हैं वो कहाँ तक मिथ्य है और जो सत्य है वो कहाँ तक सत्य है, उसको कोशिश किया था लिखने की। और उसके बाद भी जब चीजें मिलती हैं तो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं बंद हो जाती हैं, संभावनाएं हमेशा आगे के लिए हमारे लिए रास्ता खोली रहती हैं। हम जितना ज्यादा उसमें जाएंगे उतनी ही चीजों को पाएंगे। एक वेबिनार में डॉक्टर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या मैडम ने कहा था कि कोरोना को यदि पलट कर पढ़ा जाए तो ना रोको, ऐसा शब्द बनेगा। तो वाकई में हमें हमें अपनी सोच को नहीं रोकना है और सोच तो खुली है, सोच तो स्वतंत्र है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। आज हम भले बंद कमरे में आपको पढ़ा रहे हैं, हमने आपको देखा भी नहीं है, आपने हमें नहीं देखा, आप हमसे परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी इस माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से हम अपनी बात आप तक कह रहे हैं और आप हम तक कह रहे हैं। तो हमें अपनी सोच को कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पठन पाठन का ये भी दौर आएगा। तो कुछ कमियां हैं पर कुछ अच्छाइयां भी हैं और ना से तो बेहतर है कि हम कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग भी रिसर्च में हैं। अच्छा, क्या आप में से सभी विद्यार्थी जो हैं वो कानपुर से ही जुड़े हैं या कोई अन्य किसी शहर का भी है? मैम मैं इलाहाबाद से हूँ, आलोक कुमार। मैम मैं लखनऊ से हूँ, राहुल सिंह। अच्छा अच्छा, तो मैम आप सभी, मैं भी लखनऊ से हूँ, विनाश कुमार। तो आप लोगों की मतलब जो पढ़ाई थी वो लखनऊ की है? मतलब मैं सिर्फ पढ़ाई के सेंस में पूछ रही हूँ कि इसके पहले की जो एमए या जो भी आपने पढ़ाई की है, बीए में, वो वहां से ही हुआ है? जी मैम। हाँ मैम, जी लखनऊ से। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए भी कानपुर बिल्कुल नया शहर है। अब तो खैर काफी टाइम हो चुके हैं, 4-5 साल बीत चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा लोगों से परिचय है, लेकिन
जब अच्छा लगता है जब अलग अलग शहर के लोगों से मिलिए और कुछ वहाँ की चीजें हमें जानने को मिलती हैं। अभी रिफ्रेशर कोर्स में हम लोग गए थे इलाहाबाद, तो वहां पर पंडित प्रेम कुमार मलिक सर का गाना सुनने को मिला और उन्हीं के तत्वाधान में वो रिफ्रेशर कोर्स आयोजित हुआ था। तो जो ध्रुपद पर, तो वो भी एक घराना है अपने आप में। तो मतलब बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। रिसर्च का जो टॉपिक है वो आपका जब पीएचडी कोर्स वर्क आई थिंक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको रिसर्च का टॉपिक चुनना होता है। ये छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय में शायद यही ऐसे ही नियम है कि जी आप ऐसे ही पीएचडी है। पे हो जाते हैं फिर नहीं आपको मैम, हाँ नहीं मैम, अब की बार ऐसा है कि हम लोगों को सेकेंड मिड टर्म के पहले अपनी सिनॉप्सिस की पीपीटी बनाकर सबमिट करनी है। अच्छा, तो आपको जी मैम। टॉपिक का सिनॉप्सिस आप किस बेस पे बनाएंगे जब आप हाँ जी मैम, तो हमें उस यही मेरा कहने का मतलब है कि हमें उससे पहले ही अपना टॉपिक डिसाइड कर लेना है, ऐसा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों के पास आरएम की क्लास में ये मैसेज आया था कि हमें 24 से हमारे फेब से मिड टर्म है, उससे पहले हमें अपनी सिनॉप्सिस बनानी है 5000 वर्ड की। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आप लोगों को पढ़ाकर, आप लोगों से मिलकर कि सब दूर दूर जगह से आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। अच्छे अच्छे छात्र हैं। कल जब आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया पीएचडी का हिंदी क्या होता है, तो आपने जो बताया वो जानकर ही मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इतना पता है। इट मीन्स आप मतलब उस तैयारी से आए हैं और अभी आगे आपको बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप ही आगे आने वाली पीढ़ी हैं। और संगीत को जो भी इसकी इस समय स्थिति है, अच्छी या बुरी, कुछ अच्छी भी है कुछ बुरी भी है, तो जो प्रैक्टिकली है उसमें, और उसे हमें आगे ले जाना है। तो अपना अपना विषय आप जरूर साइट्स पर पढ़े होते हैं, शोध गंगा और इन सब पर आप देख सकते हैं कि किन विषयों पर रिसर्च हो चुका है, आप इनमें क्या नया कर सकते हैं इसके लिए। और जरूर उस विषय को चुनिए और मतलब रिसर्च के लिए अपने प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जो भी टाइम मिलता है उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर आप रिसर्च को खत्म कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ख्याल जो टॉपिक अभी हम पढ़ा रहे थे आपको, उसके लिए अगर आप कुछ किताबों के नाम जानना चाहें तो वो भी हम आपको बता सकते हैं कि ख्याल के लिए वैसे तो बहुत सारी फेमस किताबें हैं। डॉक्टर मधुबाला सक्सेना जी की किताब है, डॉक्टर अमिता शर्मा जी की किताब है, डॉक्टर ज्योति सिन्हा, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी, और सदारंग अदारंग जी का ख्याल में कितना योगदान रहा है, इसके लिए एक किताब है शैलेंद्र कुमार गोस्वामी जी की। उन्होंने पूरा सदारंग अदारंग जी पर ही ख्याल से जोड़ते हुए वो पुस्तक लिखी है। तो ऐसी कई सारी किताबों का ख्याल अंक जो कि हाथरस से प्रकाशित होता है हुआ है, ख्याल अंक 1976 का, उसमें आपको ख्याल से संबंधित कई लेख मिलेंगे जिसमें ख्याल की उत्पत्ति, विकास, तो आप इन सब चीजों से ख्याल के बारे में और भी अगर आप जानना चाहें तो आप उस चीज को जान सकते हैं। ये शायद तुरंत ही आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं इसमें कुछ कल भी किसी ने किया था, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म हुई तो वो मैसेज भी उसके साथ डिलीट ही हो जाता है, तो वो मुझे पर्टिकुलर मिल नहीं पाया। अगर आप लोग कोई लोग कांटेक्ट करना चाहे तो मैं आप मेरा नंबर शुभम दे करके आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर आपको ही सीधे भेज दूंगी। वैसे मेरी बात हुई थी शुभम मैम से इस बारे में, उन्होंने कहा था मैडम जो भी नोट्स आपको लास्ट में देनी होगी आप उसको सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ में या जिस भी फॉर्म में आप चाहेंगे, तो वो अगर आप चाहें तो आप मेरा नंबर उनसे ले सकते हैं और आप मुझे पर्टिकुलर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज की अगर आवश्यकता हो, अगर आपको मदद चाहिए हो कुछ किताब के लिए या नोट्स के लिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक, और अगर किसी और टॉपिक के लिए भी, तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैम मैम ये घराने के लिए हम कोई बुक रेफरेंस कर सकते हैं क्या, जिसमें घराने का अच्छा से एक्सप्लेनेशन हो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और इतना उसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारी मिसप्रिंट्स हैं, कुछ गलत मैंने भी उसमें कि हैं। घराने के लिए वाकई में बहुत सारी किताबों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, संस्थापक से लेकर के उसके जितने अनुयायी होते हैं। तो मुझे जो एक
ठीक ठाक लगता, जो भी किताबें मेरे पास थी और उनमें जो बातें सत्य हैं और हमने अपनी थीसिस वगैरह में डाली है, तो उनको मिला करके ही मैंने जो नोट्स बनाई है, उसमें मैं आपको पीछे लिख दूंगी घराने के लिए, अगर कोई प्रेफर। अभी तो मेरे पास लिखा हुआ वैसा कुछ नहीं है, बाकी घराने से रिलेटेड चीजें तो डॉक्टर ज्योति सिन्हा जी की किताब में भी बहुत से मिलते हैं, डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी जी की जो बुक है संगीत त्वरित, उसमें भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं घरानों का कुछ अगर उसमें हो, उसमें शायद चार्ट बना हुआ उसमें भी है, और एक चार्ट हमने भी किसी और बुक से भी निकाला था प्रिंट आउट, उसके लिए भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं घरानों के लिए। और नहीं तो एक दो और भी किताबें हैं मेरे पास, संगीत कलाकार और उनके घराने, उसमें से अगर कुछ मुझे मिलता है तो मैं आपको जरूर उसका पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर दूंगी। जी मैम। मैम कुछ मैम जैसे आपने कि जो राग ध्यान का जो पेंटिंग से बारे में स्टार्टिंग में आपने बताया था, क्या उसके लिए भी मैम कुछ बुक्स हैं? क्योंकि अभी तो उतना ज्यादा किताब है जिसमें राग, प्रोफेसर प्रदीप कुमार सर, नेह रंग उपनाम, राग ध्यान के बारे में आपको मिल जाएगा। और राग ध्यान बहुत ही, अगर आपको राग ध्यान पर्टिकुलर पढ़ना, मेरे एक फ्रेंड है, अगर किसी का माइक ऑन है तो श्रुति प्लीज, जी अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए। तो राग ध्यान से रिलेटेड ही उनका पूरा इस पर काम ही है, राग ध्यान पर, तो उनसे एक बार पता कर लेंगे। और मेरे पास जो किताबें थी वो मैंने आपको बताया, सरस संगीत एक बुक है एस्थेटिक्स की, बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें भी राग ध्यान एक चैप्टर है, और कुछ कुछ गूगल वगैरह पर मिल जाते हैं, पर राग ध्यान से रिलेटेड क्योंकि उन्होंने पेंटिंग को लेते हुए ही थीसिस किया था, वो छात्र म्यूजिक की थी, पर राग ध्यान और चित्रकला को जोड़ते हुए कैसे पहले राग गाए जाते थे, बहुत सारे चित्रों का उन्होंने कलेक्शन किया था। तो अगर वैसी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर उनसे कांटेक्ट करके पूछ के, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि 2 दिन इंतजार कर लिया जाए, जी मैम। वैसा कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। और ख्याल के लिए पर्टिकुलर बहुत सारी किताबों के नाम हमने बताए। घराना अगर एक एक अलग अलग घराने पढ़े तो दिल्ली घराने के लिए आपको डॉक्टर नयन भारती की किताब, दिल्ली घराने की संगीत परंपरा और उस्ताद चांद खां, इसमें बहुत सारी बंदिशें भी है पीछे। डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा जी की है दिल्ली घराने का संगीत में योगदान, आगरा घराने की परंपरा गायकी और चीजें, रमण लाल मेहता जी की किताब है। ग्वालियर के लिए सभी जानते हैं, राजा भैया पूछ वाले में अनेकों बंदिशें हैं ग्वालियर घराने की। दिल्ली घराने के का ही भी हो गया, किराना घराने के लिए भी आप बहुत सारी किताबें देख सकते हैं, अभी जो उनका उनके फॉलोवर्स हैं वो उनकी भी किताबें निकल रही हैं। तो सब एक एक ही किताब में घराने का वो पूरा मिल जाने के लिए 2-3 बुक्स हैं, पर अलग अलग भी कई सारी किताबें हैं, जो आपको सहूलियत से मिल जाए उससे आप अध्ययन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, और किसी को यदि कुछ अभी जो हम लोग कल जो पढ़ा है उनमें से अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ जानना चाहते हैं, या अगर आप कुछ टॉपिक से सजेस्ट कुछ मुझसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, ये सब कुछ। मैम अभी आपने उपनाम के लिए एक वर्ड डिनोट किया था, वो वर्ड क्या था, एक बार फिर से बता दीजिएगा। कि छदम, उपनाम को ये भी कहते हैं। छदम, छ, ओके द और म, द के नीचे हलन, यस वो छद्म कह लीजिए या छदम कह लीजिए, उपनाम को यही कहा जाता था पहले। ओके मैम, जी, थैंक यू मैम। पहले भी कहा जाता है, वो उपनाम ही हम लोग हमेशा जानते हैं, पर जैसे कभी कभी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, या मान लीजिए किसी और एग्जाम में आ जाए कि नेह रंग किसका छदम था, तो आपको पता होते हुए भी नहीं बता पाएंगे आप कि नेह रंग जो है वो प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर का उपनाम था, या है, मतलब था क्या है। मैम ये अ, घराने की नींव कहाँ से पड़ी है, मतलब कब से, मतलब देखिए कौन सा घराना जो है इस मतलब इस घरानों को मतलब उत्पन्न किया। देखिए घराने के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि ख्याल गायकी जब आई, और घराना जो शब्द था वो अगर हम देखें तो जो ध्रुपद है,
तो ध्रुपद में भी घराने थे जिनको कि बानिया कहा जाता था। जी तो बानिया जो थी वो तो ध्रुपद के टाइम से आई, और ध्रुपद के बाद ख्याल का विस्तार मतलब उद्गम हुआ, आगमन हुआ। तो ध्रुपद के टाइम पर भी घराना था, और ख्याल के समय भी घराना आया। तो घराना आज की चीज नहीं है, घराना बहुत पहले भी हुआ करते थे। अगर आप ये समझिए तो घराना जो है वो उसका जो मुख्य बिंदु था वो तो गुरु ही था, और गुरुकुल शिक्षा तो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। तो पर्टिकुलर इसका कोई टाइम हम नहीं बता सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो जिस घराने की जो विशेषता होती थी और उसके फॉलोवर्स का जो टाइम पीरियड होता था, हम उस घराने को उस समय से मान लेते हैं। जैसे नत्थन पीर बख्श साहब के टाइम से हम ग्वालियर घराने को अगर रखें, गुलाम रसूल के टाइम पे, तो उनका जो टाइम पीरियड था वो ग्वालियर घराने का होगा। पर ये जो बानिया थी, डागर परंपरा, और ये और पहले आप चले जाएंगे, क्योंकि इनका विकास भी हमने बताया गीतियों से है। तो हर घराने का आई थिंक कोई टाइम पीरियड आप वैसे नहीं बांध पाएंगे। संस्थापक अगर आप किसी को मान लेते हैं कि इस घराने की यही संस्थापक है, तो उनके जन्म का जो भी टाइम पीरियड होगा 12वीं सदी 13वीं सदी, तो उससे आप कह सकते हैं कि इस घराने की जो नींव है वो इस समय पड़ी होगी। तो अभी जैसे पहले आपको मेवाती घराना और ये जो अभी भिंडी बाजार घराना और ये घराने आपको क्या पहले सुनने में कभी मिले थे? पहले नहीं तो मैम। सिर्फ यही, हाँ, पहले तो सिर्फ यही 4-5 घराने थे, ग्वालियर और ये सब। तो इसका मतलब ये जो अभी का मेवाती घराना है और भिंडी बाजार घराना है और गोखले घराना है और कुछ कुछ मनरंग घराने हैं, ये सब अभी ही तो आए हैं, करीब 50 से 100 साल पहले के बीच में। जी तो जी इनका टाइम पीरियड तो फिर यही हुआ। और किराना घराना वाली जो चीजें हैं, मर्जी खां, भुर्जी खां, जयपुर घराना, तो ये सब तो 15वीं 16वीं शताब्दी में भी हम इन लोगों का जीवन परिचय हमें मिलता है। तो ये अगर उस घराने को फॉलो करते थे तो मतलब जयपुर घराना उस समय भी था। दिल्ली घराना बड़े गुलाम अली खां साहब का जो टाइमिंग था, मतलब दिल्ली घराना तब भी था। तो हर घराने का अपना अलग टाइम पीरियड है। आप जी जब के संस्थापक का नाम देखेंगे, जन्म और मृत्यु, तो आपको शायद कुछ आइडिया लग जाए। मैम, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा मिलता है कि तानसेन से ही घरानों की शुरुआत हुई है। अब तानसेन जी ने सारे घरानों का तो नहीं किया होगा। तानसेन की जो वंशज परंपरा है वो प्रायः ग्वालियर घराने के लिए जरूर कही जाती है कि जो ग्वालियर घराने के लोग हैं वो अपने आप को तानसेन का ही वंशज मानते हैं। तो तानसेन जी का जो टाइम पीरियड था, अकबर का टाइम पीरियड था, वो उनके दरबारी कवि थे। तो 15वीं 16वीं शताब्दी जो भी रहा होगा, 15वीं 16वीं शताब्दी, उसी समय से ग्वालियर निकला। और सबसे पुराना घराना ग्वालियर को ही कहा जाता है। उसके बाद ही सारे घराने आए धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि ग्वालियर घराने से ही निकल के सारे घराने आए होंगे या तानसेन जी ने सब घरानों को किया। तानसेन के वंशज ग्वालियर घराने में ज्यादा हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जो जहां जिस निवास क्षेत्र में रहा, उस निवास क्षेत्र के नाम पे अपने घराने का नाम डालता गया। मेरा ऐसा मैम मानना। मैम, ये कंफ्यूजन हो गया। अभी आपने कहा कि सबसे पुराना ग्वालियर घराना है, हाँ, लेकिन अभी आपने पढ़ाया था कि सबसे प्राचीन घराना दिल्ली घराना माना जाता है। नहीं, ख्याल के लिए ठीक। दिल्ली। जी जी, ओके मैम। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली घराना मैंने यही कहा कि ख्याल के लिए दिल्ली घराना सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं। और ग्वालियर घराने में तो तानसेन के वंशज हैं, तो ग्वालियर घराने में तो ध्रुपद, धमार, हमने ये भी बताया कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, जो जितनी भी गायन शैलियां हैं उसकी असीमित बंदिशें ग्वालियर में भरी हुई हैं। तो ये ध्रुपद जो है वो तो ख्याल से पहले की ही पीढ़ी है। तो सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित घराना तो ग्वालियर को ही माना जाता है। और दिल्ली घराना ख्याल के लिए कह सकते हैं कि ख्याल में बहुत सारी बंदिशें जो पुरानी पुरानी मिलती हैं। तो ये थोड़ा ख्याल के लिए प्राचीन घराना आप कह सकते हैं, जो कि ऐसा पुस्तकों में भी मिला है। और अगर आप उसको देखें, तर्क युक्त देखें, तो भी ये बात सही है कि ख्याल के लिए दिल्ली को आप कह सकते हैं। पर ग्वालियर में तो ध्रुपद धमार भी तो चीजें थी, तो वो तो ख्याल से पहले की है। जी, ओके, थैंक यू मैम। जी, ठीक है। मुझे लगता है कि आज अगर और किसी को कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि जी, मैंने जो व्हाट्सएप शेयर किया है अभी आप मैसेज बॉक्स में,
वो मैम ये हम लोगों का ही ग्रुप है, मतलब उसमें सभी हम लोग म्यूजिक वाले हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आप ज्वाइन करके हमें मतलब वो मैटर उपलब्ध करा सकती हैं जो अच्छा भी आपका ये। जी हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने डॉक्टर शुभम मैम से पहले ही कहा था कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ बच्चों को जरूर उपलब्ध होना चाहिए, और जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे हम आपको वो नोट्स दे देंगे, उस ग्रुप में डाल देंगे। क्लियर नहीं होगा तो उसकी हार्ड कॉपी आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है? ओके जी, हाँ थैंक यू मैम। बिल्कुल, आपके लिए निश्चिंत रहे, या एक बार आप शुभम मैम को फिर कर दीजिएगा रिवीजन। मैं खुद ही मैंने उनसे कल भी कहा था, उन्होंने कहा था कि उस ग्रुप में बच्चे हैं, हम आप मुझे शेयर करिएगा तो मैं उस ग्रुप में आपको उन बच्चों के उस ग्रुप में आपके मैटर को सेंड कर दूंगी। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अगर और किसी को कोई भी मैटर चाहिए हो तो आप मेरा नंबर लेकर के पर्टिकुलर मुझे मैसेज करके आप वो चीज ले सकते हैं। हो सकता है वो ग्रुप आपके कोऑर्डिनेटर सर और आप ही लोगों का हो, इसलिए मुझे उसमें ऐड होना है या नहीं ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी आपकी मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब हम लोग का जो अभी हम लोग सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर रहे हैं, मैम जो जी, टॉपिक हम बनाएंगे क्या जरूरी है हमारा वो सिलेक्ट ही हो जाए और हमें आगे जो गाइड मिले हम उनके अंडर में वही करें? ये जरूरी तो नहीं कि जो आपने दिया हो वो टॉपिक डीआरसी मेंबर या आरडीसी मेंबर जो बैठती है वो सेलेक्ट ही कर ले, क्योंकि जी वो उसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस टॉपिक पर बहुत ज्यादा काम हो चुका हो, आपको ये भी शायद आपसे पूछा जाएगा कि ये यही टॉपिक आप क्यों लेना चाहते हैं, जी ये इस टॉपिक को क्यों लेना चाहते हैं और इसमें आप क्या नया कर पाएंगे। तो आपको थोड़ी चीजों को कि आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पर कितने रिसर्च हो चुके हैं, कितने सालों से, या कितने शोध प्रबंध हैं, तो आप इसमें क्या नया करेंगे। एक तो ये रीजन आपके पास होना चाहिए, और दूसरा कि उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कराने के लिए किसी सुपरवाइजर को भी तैयार होना चाहिए। ऐसा जी नहीं कि मैम टॉपिक उठाएं और सुपरवाइजर भी मान जाए। उस टॉपिक के लिए कोई सुपरवाइजर जब तक हामी नहीं भरेगा आपका टॉपिक पास नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप अपने मन में एक ही, आपने सिनॉप्सिस एक टॉपिक पे लिखी, ठीक है, पर अगर आपको तुरंत इमिडिएटली कहा जाए कि आप टॉपिक कुछ दूसरा सोच लीजिए, तो आप 2-3 टॉपिक सोचे रहिए कि आप अगर इस पर नहीं कर सकते तो किस टॉपिक पर फिर आप कर सकते हैं, जिस पर जी आपको मटेरियल भी मिल जाए, डेटा कलेक्शन भी मिल जाए। क्योंकि देखिए जो भी चीजें करनी है 50% से ज्यादा रोल आपका होता है। जी मैम सुपरवाइजर तो सिर्फ अपने सुपरविजन में काम कराता है, काम आप ही को करना होता है, वो आपको गाइड करता है। इसके लिए उसकी भी मंजूरी जरूरी है कि वो उस टॉपिक में कितनी नॉलेज रखता है। जी अब अगर आप साउथ के टीचर के पास जा करके नॉर्थ इंडियन करेंगे तो वो आपको उतने अच्छे से नहीं करा पाएंगे जितना साउथ वाला टीचर कराएगा। जी तो वो चीज थोड़ा सा 1-2 टॉपिक और भी ध्यान में रखिएगा अपने लिए आप जरूर से आलोक जी, कि उस चीज को आप वहां पर अगर वो टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है तो आप दूसरा कोई टॉपिक तुरंत, बहुत सारे टॉपिक हैं, आप किसी थॉट को लेकर के अगर आपका प्रैक्टिकल पक्ष थोड़ा अच्छा होगा तो आप किसी थॉट को लेकर के उसके अंतर्गत गाए जाने वाले रागों पर भी कर सकते हैं, किसी टाइम पीरियड को लेकर के उस रागों पर कर सकते हैं, और थ्योरी में आप किसी टाइम पीरियड में क्या क्या स्थिति रही होगी, या आजकल लोग एक टाइम पीरियड बांध लेते हैं और उसमें महिला कलाकार और पुरुष कलाकार और इन इन लोगों को लेकर के करते हैं। किसी एक व्यक्ति पर भी जो बायोग्राफी बनती है उस पर भी किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं। अभिनव गीतांजलि जिनकी है पंडित रामाश्रय झा जी की, उन पर बहुत सारी उनकी बंदिशों पर रिसर्च हुआ है। जी आपकी जिसमें रुचि हो, आपकी रुचि गायन में ज्यादा है तो आप प्रैक्टिकल पक्ष ले सकते हैं, आपकी रुचि थ्योरी में है तो आप थ्योरी पक्ष, पर अपने दिमाग में आप कई टॉपिक रख करके आप लोग उस मीटिंग को अटेंड करिएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। और किसी को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, और आपका टाइम मेरे ख्याल से अब आपकी 10 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू होती है। जी मैम। जी मैम हाँ जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी इस टाइम पे कौन सा टीचर ले रहे हैं? मैम रोज हम बदलते अलग रहते हैं अलग टीचर्स ले रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। और म्यूजिक इसमें। का
कोर्स मैम आप आज के लिए कौन सा सुषमा है? शर्मा मैम है हाँ जो मैम, मैं रिसर्च का डीजी हमारा कॉलेज की। अच्छा, ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम यही क्लोज करते हैं, आज की क्लास। और कल जो भी आपका टॉपिक है वो उसके साथ फिर से एक बार हम लोग बैठते हैं, और जी जब ये ऑनलाइन हेलो मैम। तो आप हेलो लोग मैम। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि बच्चे जो ये क्वेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मतलब मेरा कंसर्न एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ उनको कि बच्चे जो ये क्वेरी कर रहे हैं कि क्या ये सिनॉप्सिस उनकी फाइनल होगी। ये हाँ। सिनॉप्सिस फाइनल नहीं है, दिस इज जस्ट योर प्रैक्टिस सिनॉप्सिस। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, और थैंक दूसरी यू। चीज, आप अपना जो आपके सुपरवाइजर टीचर हैं, आप उनके कंसल्ट के साथ ही आप अपनी सिनॉप्सिस, अपना टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट विल बी फाइनल। ये फाइनल नहीं है, ये आपका केवल प्रैक्टिस सेशन है। ओके जी मैम। ओके मैम, जी, ओके thank you, मैम, ओके। क्लियर कर मतलब जस्ट डोंट पैनिक कि यही हमारा फाइनल है और हम अब इसको, हमारे पास तो अभी कोई सुपरवाइजर सर भी नहीं है और हम कैसे इसको फाइनल करें कि ये बहुत अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। ये तो आपके टीचर ही गाइड करेंगे आपको। तो बिल्कुल। जस्ट डोंट पैनिक अबाउट दिस, है ना। जी और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती थी कि आपका जो ये सेशन हुआ ये तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। मैं नहीं थी लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज किया। मतलब मैं दिख रही होती हूँ मगर मैं होती नहीं हूँ, सॉरी क्योंकि मैं कुछ और क्लास में थी। तो लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से सभी आपने मैनेज किए, दोनों सेशंस, कल का भी और आज का भी। इसके लिए वेरी मच थैंक यू। और मैं ये कह रही थी बच्चों से कि आप लोग जो भी मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो और उसको करते रहो। जस्ट डोंट गेट पैनिक कि ये हमारा अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ओके है। मैम। जी मैम मैम, अटेंडेंस जी मैम। कैसे हुआ हम ओके लोग मैम। का? अटेंडेंस आपकी हम रोज नोट करते हैं, जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, जितने लोग बातें कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम लिख करके सुबह में डाल दो। तो लेकिन हम उतना ओके। करते नहीं है क्योंकि हम Yeah. खुद बार बार नहीं वॉच कर सकते हैं। तो हम आपका अटेंडेंस बीच बीच में 2 बार 3 बार चेक कर हम लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। स्क्रीनशॉट की मुझे जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं देख अच्छा, लेती हूँ अच्छा। कौन है कौन नहीं है, और जी मैं देख लेती हूँ, नहीं मैम, है जैसे ना। कभी